नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह के फैसलों पर है। ये कहानी मनोज कुमार सिंह के फैसलों पर सवाल की तरह है और सवाल भी एक नहीं बल्कि कई हैं। आखिरकार यूपी के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह एक के बाद एक ऐसे फैसले क्यों लेते हैं जिससे या तो फिर यूपी के सरकारी कोष का नुकसान होता है या फिर परियोजनाओं की लागत बढ़ती है, और दूसरी तरह से भी वही कहानी है, यूपी के सरकारी कोष का बड़ा नुकसान होता है। इस बार ये कहानी 469 करोड़ रुपए की लागत में बढ़ोतरी की है मनोज कुमार के फैसले से। पहले मनोज कुमार सिंह का आपको एक परिचय दे दूं कि ये बार बार हर एक मैटर में मनोज कुमार सिंह का जिक्र क्यों आ जाता है। ये सवाल का पहले आपको जवाब दे दूं और ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी बड़ी दिलचस्प है और ये कहानी आपके हितों से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये जो पैसे जा आ रहे हैं ये तो आपकी गाड़ी कमाई पर जो टैक्स होता है ये उसके पैसे, और ये पैसे कहां से आ रहे हैं कि आसमान से नहीं टपक रहे हैं पैसे, कोई कल्पतरु नहीं लगा है जिस कल्पतरु से सारे पैसे आ रहे हों। तो कहानी ये है कि मनोज कुमार सिंह पर ही घूम के चीजें क्यों आ रही हैं, उनके फैसलों पर ही सवाल क्यों उठ रही है। कहानी भी मनोज कुमार सिंह के फैसलों पर है। हम आपको इसके पहले दिखा चुके हैं किस तरह से मनोज कुमार सिंह के एक फैसले से एक वेब मेगा सिटी जो बिल्डर है उसमें करीब 2700 करोड़ रुपए की जो नोटिस उसको दी गई थी, जो कि पैसे सरकार के खाते में आनी थी, उस पर उसको राहत मिल गई। हम आपको दिखा चुके एक उनका फैसला जो कि उन्होंने मारुति एजुकेशन ट्रस्ट नोएडा पर लिया, जहां 170 करोड़ रुपए माफ कर दिए जो सरकार के खाते में आने थे। हमने ये भी दिखाया कि 13 और आवंटी थे, उनके भी खाते में कुल मिलाकर सैकड़ों करोड़ रुपए सरकार के खाते में आने थे, मनोज कुमार सिंह ने माफ कर दी। कहानी हम आपको दिखा चुके हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ ये कहानी मनोज कुमार सिंह के फैसलों पर है। एक के बाद उनका एक फैसला ऐसा क्यों आता है जिससे कि या तो सरकार को चूना पहुंचता है, सरकार को चोट आती है, सरकार का राजकोष का जो पैसा आ रहा होता है वो पैसा जो है नहीं आता है, माफ हो जाता है, या फिर प्रोजेक्ट्स की लागत बढ़ जाती है। यानी कि जो जिसके लिए आपको देना हो, मान लीजिए पहले देना होगा 40%, मान लीजिए अब आपको देना पड़ेगा 70%, यानी कि सरकार को देना पड़ेगा, सरकार के राजकोष से ज्यादा खर्च होगा। हम आपको ये भी दिखा चुके हैं कि इन्हीं मनोज कुमार सिंह के इन्हीं सब चीजों पर 10,000 करोड़ का सरकार को नुकसान पहुंचाने के मुद्दे पर डीओपीटी यानी कि प्रधानमंत्री के अपने मंत्रालय से चिट्ठी आ चुकी है इसकी जांच के मकसद से। ये भी मैं आपको दिखा चुका हूं। अब आज की कहानी देखिएगा, बड़ी दिलचस्प कहानी है और मैं तो चाहूंगा कि सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस कहानी को जरूर देखें, क्योंकि ये कहानी शायद उनकी भी आंख खोले। शायद वो चीफ सेक्रेटरी को बुलाएं इसके बाद और उनसे पूछें कि चीफ सेक्रेटरी साहब ये कैसे आपके फैसले हैं। ये सवाल देखिए, लोकतंत्र में हमेशा से कहता हूं कि सवाल पूछे जाने चाहिए। तो हो सकता है सीएम बुलाएं चीफ सेक्रेटरी को, कहें कि ये आपके कैसे फैसले हैं कि ये जो हमारे प्रोजेक्ट हैं सरकार के, उनकी लागत इतनी सी बढ़ जा रही है आपके फैसलों से। आप जो पैसे आने सरकार के कोष में उसको आप माफ करते जा रहे हैं। ये आप किस तरह के फैसले ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं? पहले समझ लीजिए कि मनोज कुमार सिंह के पास ऐसे कौन से ओहदे हैं कि हर जगह मनोज कुमार सिंह आ जाते हैं। मैं आपको उनके ही अपने डिस्क्रिप्शन से जो उनका अपना दिया हुआ ब्यौरा है बता रहा हूँ। मनोज कुमार सिंह चीफ सेक्रेटरी भी हैं, वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर भी हैं। देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कमिश्नर हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए। यूपीडा यानी कि यूपी एक्सप्रेसवेज इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि जितने भी एक्सप्रेसवेज हैं उसका भी जिम्मा उन्हीं के पास है। वे चेयरमैन पिकअप भी हैं। अब पिकअप आपको मैं जानकारी बता दूं कि प्रदेशी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन यानी कि इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के भी वो मुखिया हैं पिकअप के। वे सीईओ उपसा भी हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश स्टेट हाईवे अथॉरिटी, वो इसके भी, यानी कि कई महकमे हैं। मतलब उनके कंधे इन महकमों के बोझ से दबे हुए हैं, बड़े मजबूत कंधे हैं। इतने सारे महकमों को एक साथ संभाल करके एक के बाद दूसरे फैसले से सरकार को हजारों करोड़ का जो चूना लग रहा है, उसके बाद भी उनके कंधे सरकारी सिस्टम में आज भी मजबूती से डटे हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही मजबूत कंधे हैं उनके। अब सवाल पे आते हैं, इसमुखी हुआ क्या इस बार? मैं आज ये सवाल क्यों उठा रहा हूं? आज मैं इसलिए उठा रहा हूं चूंकि ये मैं आपको पहले साधारण भाषा में एक बात समझा दे रहा हूं, क्योंकि मैं ये भी चाहता हूं कि ये सारे मैटर टेक्निकल हैं लेकिन आम जनता की समझ में आए। ये स्टोरी करने का मतलब ये नहीं कि ये जो प्लानिंग में बैठे हुए लोग हैं, जो आईएएस हैं, जो बड़े बड़े महकमों में बैठे हुए टेक्निकल, वो लोग समझें। वो तो समझेंगे, वो तो जान ही रहे हैं। आम जनता जानिए क्या हो रहा है। तो कहानी यूं है कि यूपी में जो अलग अलग कंस्ट्रक्शन एजेंसियां हैं जो कंस्ट्रक्शन का काम करती हैं, जैसे कि पीडब्ल्यूडी हो गया, आपको मालूम होगा पीडब्ल्यूडी सड़कें बनाती है, इरिगेशन डिपार्टमेंट सिंचाई विभाग हो गया, जल निगम हो गया, ये अलग अलग रेट का इस्तेमाल करते हैं अलग अलग सामग्री के लिए। जैसे कि सीमेंट का इस्तेमाल करना हुआ पीडब्ल्यूडी को, उसका अपना एक रेट होगा। जल निगम जब कुछ बनाएगा उसको सीमेंट का वो अपना रेट लेगा, इरिगेशन अपना रेट लेगा। इस तरह से जो मशीन है, लेबर है, जो सामग्री है, इन सब का अलग अलग रेट ये सब लेते हैं। तो सवाल ये उठा कि ये बताइए, प्रदेश तो एक ही है और ये एजेंसियां सारी प्रदेश की हैं, तो अलग अलग रेट क्यों हो रहे हैं? मतलब पीडब्ल्यूडी जो है सीमेंट का रेट
टैक्स लगाती है तो उसके प्रोजेक्ट की लागत ये हो जाती है। जल निगम उसी का रेट को वाई लगा रही है तो लागत ये हो रही है। इरिगेशन जेड लगा रही तो लागत ये हो रही है कि अलग अलग ये लागत में जो फर्क आ रहा है तो इसको ठीक किया जाए। और ये बात उठी थी जो इसके पहले चीफ सेक्रेटरी थे DS मिश्रा, दुर्गा शंकर मिश्रा, उनके ज़माने में उठी थी कि भाई ये अलग अलग जो रेट हैं सबके अलग अलग रेट हैं, सब अपना अपना रेट लगाते हैं, शेड्यूल्ड रेट कहते हैं SOR, सब अलग अलग लगाते हैं, रेट लगाते हैं। PWD अपना लगा रहा है, जल निगम अपना, इरिगेशन अपना, इन सबको एक किया जाए, एक इंटीग्रेटेड रेट लिस्ट बनाई जाए। ये जो इंटीग्रेटेड रेट लिस्ट होगी, इंटीग्रेटेड शेड्यूल ऑफ रेट्स ISOR, ये लागू किया जाए जिससे कि सब एक ही रेट का उपयोग करें। आप और आसान भाषा में समझिए कि एक घर है, उस घर में 4 सदस्य रहते हैं, चारों अपना अलग अलग निर्माण करवा रहे हैं, अलग अलग जमीनों पर निर्माण करवा रहे हैं। अब उन चारों को मटेरियल खरीदने हैं, अब उन चारों का अलग अलग दुकान फिक्स है कि मैं यहाँ से सीमेंट लाऊंगा, मैं यहाँ से सीमेंट लाऊंगा, मैं यहाँ से ईटा गारा, इस तरह की चीज़ें अलग अलग फिक्स हैं। अब सबके रेट अलग अलग खरीद रहे हैं तो घर की जो सेहत है उस पर असर आ रहा है। क्योंकि एक घर में एक आदमी सीमेंट का दाम खरीद रहा है मान लीजिए 100 में, अगला खरीद रहा है 150 में, तो इस सबको एक किया जाए। मैं कोशिश कर रहा हूँ आसान भाषा में समझें इस बात को कि अलग अलग जो दाम सब एजेंसियां लगा रही हैं उसको एक किया जाए, सब एक रेट का इस्तेमाल करें और सरकार का पैसा बचे। सेंट्रल थीम क्या है कि सरकार का पैसा बर्बाद ना हो। तो इसके लिए जो पूर्व चीफ सेक्रेटरी थे DS मिश्रा, उनकी पहल थी, एक ISOR लागू किया गया, इंटीग्रेटेड शेड्यूल्ड ऑफ रेट ISOR, यानी कि सब अब एक ही दाम का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए बाकायदा कंसल्टेशन हुआ, PWD से कंसल्टेशन किया गया, इरिगेशन से किया गया, जल निगम से किया गया, उन सब से कंसल्टेशन किया गया और उसके बाद एक कमेटी बनी। ये कमेटी जो बनी ये इंजीनियर इन चीफ PWD की अध्यक्षता में बनी। इस कमेटी में तमाम एजेंसीज के मेंबर जिनका मैंने नाम लिया इन सब के मेंबर थे और उसके बाद ये सब कई राउंड की मीटिंग होती है। फिर 31 अगस्त 2024 की तारीख आती है। इस तारीख को बाकायदा एक चिट्ठी लिखी जाती है PWD की ओर से प्लानिंग डिपार्टमेंट को कि हम सहमत हैं, सिफारिश दे दी जाती है कि हम सहमत हैं, एक इंटीग्रेटेड शेड्यूल ऑफ रेट्स हो जाना चाहिए कि एक रेट हो, इस पर हम सहमत हैं। ये बात आगे बढ़ती है और बाकायदा इसके बाद प्लानिंग कमीशन चिट्ठी जारी करता है और उस चिट्ठी में ये हो जाता है कि इंटीग्रेटेड शेड्यूल ऑफ रेट्स को नोटिफाई कर दिया जाता है। आसान भाषा में प्रदेश में अब एक ही रेट होगा, अलग अलग सामग्री के अलग अलग एजेंसियां अलग अलग रेट का इस्तेमाल नहीं करेंगी ताकि पैसा बचे, ताकि बर्बादी ना हो राजकोष के पैसों की। ये कहानी हो जाती है। यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। अब इसमें आता है ट्विस्ट और इसमें होती है चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह की एंट्री। उनकी एंट्री बड़ी नाटकीय तरीके से होती है, ये कहा जाता है। मैंने उनसे कई बार सवाल भी किए उनकी इस एंट्रियों को लेकर के, मुझे आज तक कोई जवाब नहीं मिला है। आज फिर सवाल पूछा है, उम्मीद करूंगा वो जवाब देंगे, अपडेट कर दूंगा। तो कहानी क्या होती है, इस बीच में वो एक मीटिंग बुलाते हैं और ये मीटिंग बुलाई जाती है 23 फरवरी 2025 को। मीटिंग में कहा जाता है कि भाई एक अखबार ने लेख छापा है। लेख क्या छापा है कि हॉट मिक्स प्लांट की सरकारी दरें बढ़ा दी गई हैं और अब चूंकि ये दरें बढ़ा दी गई हैं, PWD ने बढ़ाई हैं, तो इसके लिए अब हमको कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। तो वो ये फैसला लेते हैं 23 तारीख को, 23 तारीख को ये मीटिंग होती है, अखबार छापता है 23 तारीख को और 25 तारीख को फैसला लेते हैं चीफ सेक्रेटरी साहब 2 दिन के भीतर कि इस इंटीग्रेटेड रेट लिस्ट को, जो शेड्यूल ऑफ रेट्स है, इसको रद्द कर दिया जाए। यानी कि ये जो तय हुआ था कि एक दाम होगा प्रदेश में, अलग अलग एजेंसियां सामग्रियों का, मशीनरी का, इन सब का एक दाम, मटेरियल का एक ही दाम इस्तेमाल करेगी, इसको रद्द कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि एक मामले में PWD ने हॉट मिक्स प्लांट की दरों को बढ़ा हुआ इस्तेमाल किया, हालांकि बाद में PWD ने इसको वापस ले लिया था। दर बढ़ी थी, इसमें दो राय नहीं, फिर वापस ले ली थी। लेकिन इसी को आधार बनाया गया कि भाई एक मामले में दर बढ़ी हुई है तो अब उस व्यवस्था को रद्द करते हैं। ये जो हमने व्यवस्था की थी कि ये सब अलग अलग एजेंसियां एक दर का इस्तेमाल करेंगी, इंटीग्रेटेड रेट का इस्तेमाल करेंगी, इसे रद्द कर देते हैं। तो उन्होंने इसको रद्द कर दिया। अब सवाल क्या हुआ, अब हुआ क्या? अब देखिए स्टोरी, मेन स्टोरी पे आते हैं। हमारी स्टोरी ये है कि मनोज कुमार सिंह के फैसलों से क्या सरकार को नुकसान पहुंच रहा है? क्या प्रोजेक्ट्स की कीमत बढ़ रही है? हुआ क्या? चीफ सेक्रेटरी ने जब ये फैसला लिया कि
कि इस चीज को अलग करते हैं। ये जो एक रेट लिस्ट की बात थी इसको हम अलग करते हैं। अब सारी एजेंसियां अपना अपना रेट लिस्ट का इस्तेमाल करेंगी, पुराने फैसले वापस आते हैं। इसका पहला इंपैक्ट क्या हुआ? इसका पहला इंपैक्ट, जो सबसे बड़ा इंपैक्ट आया, वो ये आया कि फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे की कीमत 7,142 करोड़ से बढ़कर के 7,632 करोड़ हो गई। यानी इधर चीफ सेक्रेटरी ने फैसला लिया, उधर पहला इंपैक्ट आ गया। जो फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, उसकी कीमत 469 करोड़ रुपए बढ़ गई। अब आप देखिए, यही मैं बार बार कह रहा हूं, चीफ सेक्रेटरी के फैसलों से सरकार को चूना क्यों लगता है, इस सवाल उठ रहा है। अब जानते होंगे फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे क्या है। दरअसल जो लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे है और जो गंगा एक्सप्रेसवे है मेरठ से प्रयागराज के बीच में, उसको लिंक करने के लिए बन रहा है फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे। और इसकी जो प्रोजेक्ट है, कीमत है, वो पहले 7,142 करोड़ थी, लेकिन चीफ सेक्रेटरी के इस फैसले के बाद ये 469 करोड़ रुपया कीमत बढ़ गई। हम आपको कागज दिखा रहे हैं, जिस कागज में इस बड़ी कीमत का जिक्र है उसमें बाकायदा लिखा हुआ है कि जो मूल परियोजना थी उसको इंटीग्रेटेड एसओआर से हमने उसको गणना की थी 1 नवंबर 2024। वही आप ध्यान दीजिए, मैंने कहा ना कि एक रेट लिस्ट बना दी गई थी, तो इसी एक रेट लिस्ट से हमने मूल परियोजना की गणना की थी। लेकिन अब चूंकि चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा है कि एक रेट लिस्ट वाली व्यवस्था को खत्म कर दो, हर एजेंसी अपनी अलग अलग सूची का इस्तेमाल करेंगी, हर एजेंसी अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी जानकारी के हिसाब से सामग्रियों का, मशीनरी का, इन सब का दाम तय करेंगी। अब चूंकि व्यवस्था रद्द कर दी गई, इसलिए दाम बदल गए हैं। मशीनरी, श्रमिक, सीमेंट, सारे दाम बदल गए हैं। और ये बदल गए हैं इसलिए दरों का पुनरीक्षण हो रहा है और परियोजना की लागत में 469.01 करोड़ की वृद्धि हो गई है। 469 करोड़ की वृद्धि ये लिख करके दे दिया। अब आप सोचिए, कहानी के संक्षेप में आइए कि 469 करोड़ का ये एक तरह से सरकार के कंधे पर एक बोझ बढ़ गया है। अब यहां पर सवाल कई हैं। सवाल ये है कि जो ये चीफ सेक्रेटरी ने फैसला लिया, चूंकि वो यूपीडा के चेयरमैन भी हैं, यूपी एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन भी हैं, तो वहां पर क्या उन्होंने किससे सलाह मशवरा लिया? चीफ सेक्रेटरी साहब बताइए, आपने नियोजन से राय मांगी? आपने कहा वित्त विभाग से राय ली? देखिए, जब ये फैसला लिया गया था तो सबकी राय ली गई थी, अलग अलग एजेंसियों ने राय ली थी, किया था, वित्त ने विचार विमर्श किया था, तब ये फैसला हुआ था कि एक रेट लिस्ट लागू की जाएगी। लेकिन जब आपने इस फैसले को रद्द कर दिया तो आपने किसकी राय ली? 2 दिन के अंदर आपने फैसला बदल दिया और आपने राय नहीं ली, ये सवाल उठ रहा है। एक बात और यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है कि ये जो एसओआर होता है, इनके शेड्यूल ऑफ रेट्स होता है, जो अलग अलग रेट जो लगाते हैं, और ये जो पूरी व्यवस्था है, इसमें खामी क्या थी? खामी ये बताई जा रही थी, ये जानकारी मिली है कि लोग एसओआर में क्या करते हैं कि इसको पुराना रखते हैं, यानी कि आउटडेटेड रखते हैं। 3 साल पहले के रेट्स दिखा देते हैं, 4 साल पहले के रेट्स दिखा देते हैं। उससे क्या होता है कि प्रोजेक्ट की लागत कम दिखाई देती है, और जब टेंडर हो जाता है, प्रोजेक्ट सैंक्शन हो जाता है, बाद में रिवाइज रेट दे देते हैं कि अब देखिए आज की तारीख में अब रेट बढ़ गया है तो हमको नई रेट लिस्ट में दे रहा हूं, इस पर वित्तीय स्वीकृति दे दीजिए, तो काम उनका हो जाता है। इस तरह की चीजों की शिकायत आई कि भाई ऐसे गोरख धंधे चलते हैं, लोग रेट कम दिखाते हैं और बाद में उनको प्रोजेक्ट सैंक्शन कराने के बाद रेट बढ़ा लेते हैं। तो इसीलिए कहा गया कि भाई एक इंटीग्रेटेड रेट लिस्ट आएगी जिसका सारी एजेंसियां फॉलो करेंगी। चीफ सेक्रेटरी साहब ने इसको रद्द कर दिया 2 दिन के अंदर। कंसल्टेशन का कहीं कोई जिक्र नहीं है, और उसके साथ हुआ क्या कि 469 करोड़ रुपए से एक्सप्रेसवे की कॉस्ट बढ़ गई, फर्रुखाबाद लिंक एक्सप्रेसवे की। अब यहां पर देखिए सवाल यहाँ पर क्या आ रहे हैं, यहाँ पर कई बड़े सवाल आ रहे हैं। सवाल आ रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब का ये कोई पहला नहीं है, इसके पहले और भी कई सी सारी चीजें हो चुकी हैं। मैंने आपको जिक्र किया वेब मेगा सिटी का, मैंने शुरू में जिक्र किया था 2770 करोड़ रुपया वेब मेगा सिटी को जो जमीन दी गई थी, वो जमीन नोएडा अथॉरिटी ने दी थी। वेब मेगा सिटी तय समय पर काम पूरा शुरू नहीं कर पाई, उसने नियम कायदों का उल्लंघन किया, इसी जमीन को वापस ले लिया गया। चीफ सेक्रेटरी साहब ने जमीन लौटा दी फैसले से अपने, और 2770 करोड़ की डिमांड नोटिस थी, इस पर भी रिलीफ दी उन्होंने। इसी तरह से जो मारुति स्टेशन ट्रस्ट था उसमें 170 करोड़ रुपए की का जो नोटिस थी उसको माफ कर दिया, जबकि यमुना अथॉरिटी कह रही थी कि ये पैसा वसूलिए, जबकि न्याय विभाग कह रहा था पैसा वसूलिए, शासन कह रहा था पैसा वसूल, लेकिन चीफ सेक्रेटरी साहब ने वहां भी माफी दे दी। रूल्स ऑफ बिजनेस का मैं जिक्र कर चुका हूं कि ये जो माफी वो दे रहे हैं ये किससे पूछ के दे रहे हैं, सवाल ये उठता है ना, ये फैसले चीफ सेक्रेटरी साहब किससे पूछ के ले रहे हैं। रूल्स ऑफ बिजनेस का पॉइंट 17 ये कहता है कि कोई भी आपको लोन राइट ऑफ करना है, कोई रेवेन्यू में रिडक्शन या रेवेन्यू में कमी का मामला हो, तो आप भाई कैबिनेट का कोई अप्रूव्ड पॉलिसी होगी उस पे जाइए, नहीं है तो वित्त विभाग से कंसल्टेशन कीजिए, आप मिनिस्टर इंचार्ज से पूछिए। चीफ सेक्रेटरी ये सब फैसला लेते समय किससे बात कर रहे हैं, किससे पूछ रहे हैं, कैसे ये फैसले हो रहे हैं, सवाल खड़े होंगे। इतना ही नहीं, सवाल ये भी खड़े हुए कि वो आर्टिकल 41(3) का जम के इस्तेमाल कर रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश अर्बन एंड प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट 1973 का एक्ट है, इसके तहत
ये सब माफ़ी दी जा रही है। बिल्डरों को, व्यापारियों को जो नोटिसेज हैं उनको माफ़ कर दिया जा रहा है। किससे पूछा जा रहा है इसके लिए? क्या कैबिनेट को दिखाया जा रहा है? क्या मिनिस्टर को दिखाया जा रहा है? क्या सीएम की जानकारी में लाया जा रहा है? चीफ सेक्रेटरी एक के बाद एक ऐसे फैसले क्यों कर रहे हैं जिससे कि प्रोजेक्ट की लागत बढ़ रही है, सरकार का जो राजकोषी जो पैसा आना है उसमें सरकार को नुकसान हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? ये सवाल तो पूछा ही जाएगा। और ये सवाल उस समय और भी ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है जब ये सरकार पेयरिंग कर रही है, स्कूलों की पेयरिंग कर रही है। संसाधन बचाने हैं तो आप स्कूलों की पेयरिंग कर रहे हैं, 5000 स्कूलों को आप मर्ज कर रहे हैं, तो साहब संसाधन यहां क्यों नहीं बचा रहे हैं? बताइए। आपका 469 करोड़ रुपए से एक्सप्रेसवे की प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ रही है। ऐसे फैसले क्यों हो रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट कॉस्ट बढ़ रही है? क्यों वेब मेगा सिटी जैसे बिल्डर का 2770 करोड़ रुपए की नोटिस में रिलीफ क्यों दी जा रही है? क्यों मारुति इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट का 170 करोड़ रुपया और 13 आवंटियों को मिलाकर सैकड़ों करोड़ क्यों माफ किए जा रहे हैं? चीफ सेक्रेटरी साहब, ये सारे यक्ष प्रश्न हैं, इनके जवाब मिलना बहुत जरूरी है। हमने आपसे पूछा है, पहले पूछा था, अब मुझे कोई जवाब नहीं मिला, मैं आगे भी पूछूंगा, क्योंकि ये सवाल जनहित के हैं और जनहित के सवालों को उठाना पत्रकारिता का असली धर्म है। टॉप सीक्रेट को देखते रहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।